हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक और आप सभी का प्रयास 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी प्रीवियस पेपर वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज है उसका ये हमारा पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में हम 2013 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इसी तरीके के क्वेश्चन अगर हमें आगे पेपर में मिलते हैं तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा थोड़ा ये जान लेना ज़रूरी होता है कि हमें प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए, इनसे हमें क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, इस क्लास में यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो हम 2013 से लेके, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा, ओके, तो हम 2013 से लेके जो आपके 2023 तक के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराने वाले हैं। यानी कि हम 11 साल के जो आपके पेपर्स हैं इनको सॉल्व कराएंगे। 11 साल आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, 11 साल के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और एक साल के एक क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो जब हम 11 पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास करीब 1100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और हम 11 पेपर को सॉल्व करेंगे और उनके क्वेश्चन को समझेंगे तो हमारे इस तरीके से 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आप खुद सोचिए, जब अगर आप 1100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो इसी तरीके के पेपर में आपसे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज को करने का मेन जो हमारा मोटिव है वो ये है कि देखो, पहली बात तो हमारी 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और 1100 क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें क्वेश्चन के मेथड समझ में आ जाएंगे कि इस परीक्षा में किस तरीके के मेथड आते हैं और किस मेथड से कितने क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो चलिए, बातें हमने बहुत कर ली, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम और कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। 1 मिनट, तो थोड़ा सा और इसको हम जूम करेंगे। ओके, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब बेबस शब्द, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का। ठीक है, बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो हमें पता है उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक शब्द बनाता हूँ अजय। क्या मैंने एक शब्द बनाया? अजय बनाया। ठीक है, तो अजय शब्द में अगर हम आ को हटा दें तो एक हमें नया शब्द मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जय मिल जाएगा, है ना। एक नया शब्द क्या मिल जाएगा? जय मिल जाएगा अगर हम आ को हटा देते हैं। तो अगर किसी शब्द को हटाने से, किसी शब्द के आगे से कुछ हटाने से हमें अगर कोई नया शब्द मिले तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेबस। ठीक है, अब बेबस में से मान लीजिए हमने बे को हटा दिया, जो ये बे है इसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो हमारे पास क्या शब्द बचा? बस बचा। अब बस तो एक संज्ञा है, बस चलने वाली बस, है ना। तो बस एक संज्ञा, इसलिए इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। ठीक है, तो बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है हमारा क्या है? बे है। उपसर्ग आपको समझ में आया किस तरीके से उपसर्ग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उपसर्ग में बेसिकली हम क्या करते हैं? आगे से शब्द को हटाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे मैंने आपको एक शब्द दे दिया अमन। ठीक है, और इसमें से उपसर्ग बताओ, इसमें उपसर्ग क्या है। तो पहले हम एक शब्द को आगे से हटाएंगे। मान लो हमने आ को हटा दिया तो हमें क्या बचा? बाद में हमारा मन बचा, और मन एक शब्द होता है। ठीक है, मन एक संज्ञा होती है। तो इस तरीके से जो हमारे इसमें अमन शब्द में जो हमारा उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, और हमारा शब्द क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। तो उपसर्ग पता करने के लिए हम क्या करते हैं? आगे से शब्द को हटाते हैं। ठीक है, उपसर्ग पता करने के लिए हम क्या करते हैं? आगे से शब्द को हटाते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव। देखो, रौद्र का मतलब होता है गुस्सा। रौद्र का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। ठीक है, और गुस्सा का स्थायी भाव क्या होगा? तो देखो, जो रति का मतलब होता है, रति का मतलब होता है किसी से प्रेम। हास का मतलब होता है हंसी। निर्वेद का मतलब होता है शांति। लेकिन
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध मीन्स क्या होता है? गुस्सा होता है। और रौद्रायनी भी क्या होता है? गुस्सा होता है। ठीक है, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। आपको सभी रस के जो स्थायी भाव हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में बताए जाएंगे, तो जब आप हिंदी का सिलेबस पढ़ोगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वर का अर्थ है। अनुस्वर, अनुस्वर का क्या अर्थ है? ठीक है, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है स्वर के साथ निकलने वाली ध्वनि। दूसरा ऑप्शन है स्वर के बाद निकलने वाली ध्वनि। तीसरा है स्वर के पूर्व निकलने वाली ध्वनि। और चौथा है हमारा डी, उपयुक्त सभी। अनुस्वर का अर्थ क्या होता है? तो अनुस्वर का जो अर्थ होता है वो होता है स्वर के साथ निकलने वाली ध्वनि। ठीक है, स्वर के अनुसार निकलने वाली ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, स्वर के साथ निकलने वाली ध्वनि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोलने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, तो जैसे आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि संज्ञा के स्थान पर बोलने जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो गणेश शब्द है, गणेश भगवान गणेश का नाम है। तो भगवान गणेश को और किस नाम से बुलाया जाता है? तो देखो, नीरज से तो बुलाया नहीं जाता, चतुरानंद से भी नहीं बुलाया जाता, महेश्वर से भी नहीं बुलाया जाता, लेकिन गणेश जी को हम विनायक शब्द से भी बुलाते हैं, है ना, विनायक से भी बुलाते हैं। गणेश जी का नाम विनायक भी है। और पर्यायवाची शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं किसी एक नाम, एक व्यक्ति के अनेकों नाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि है, आपका घर में नाम आपसे कुछ और बोला जाता है, स्कूल में आपका नाम कुछ और है, दोस्त आपके कुछ और नाम बोलते हैं। तो जो आपके अनेकों नाम है इन्हीं को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? हमारा विनायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के जो सुकुमार कवि है वो सुमित्रानंदन पंत को बोला गया है। सुकुमार मतलब जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, है ना, जो मतलब थोड़े से सुख भोगने वाले हैं। तो ये जो नाम है ये सुमित्रानंदन पंत के लिए यूज किया गया है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं तीनों को आपको नाम बता देता हूँ। पहला होता है आपका सरल वाक्य, फिर होता है आपका संयुक्त। ठीक है, यहाँ पे हम रचना की दृष्टि से बात कर रहे हैं। और फिर होता है आपका मिश्र, सॉरी यहाँ पे मिश्रा लिख दिया, मिश्र होता है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3। और अगर हम बात करें अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से होते हैं हमारे वाक्य के कितने प्रकार? 8 प्रकार होते हैं। अब अर्थ में कौन कौन से प्रकार आते हैं? जैसे कि आपका साधारण वाक्य, ठीक है, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विषयादि बोधक वाक्य, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो अर्थ की दृष्टि पे होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इस पंक्ति में अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ क्या है? देखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सबके माता पिता बोलते हैं कि अब बच्चों को अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए, मतलब उनको खुद से जॉब कर लेनी चाहिए, उनको खुद से अपना जो पैसे वगैरह हैं वो कमा लेने चाहिए। तो जो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्वावलंबी बनना। स्वावलंबी मतलब खुद से अपना जो बोझ है वो उसको उठाना। चलना सीख जाना ये तो होगा नहीं, है ना, चलना सीख जाना ये तो होगा नहीं। चलना सीखना तो सभी लोग सीख लेते हैं, घूमने के लिए तैयार होना ये भी नहीं होगा, जीत जाना ये भी नहीं होगा। तो अपने पैरों पर खड़े होने का जो अर्थ होता है वो होता है स्वावलंबी बनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास के शब्द में है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। तो जहाँ पे 2 शब्दों के बीच में डैश का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे कि रात दिन, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है रात और दिन को। तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाप पुण्य में क्या है, यहाँ पे डैश का साइन है। पाप और पुण्य में यहाँ पे डैश का साइन लगाया गया है, मतलब कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है।
द्वंद्व समास की आप पहचान कैसे करोगे? तो द्वंद्व समास की पहचान करने के लिए हमें उसके दो शब्दों के बीच में डैश देखना है। जैसे कि माता पिता, जब भी माता पिता लिखा जाता है तो ऐसे डैश करके लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं कि इस शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। देखो बाकी इन किसी भी शब्द में आपको डैश नहीं मिलेगा, ना धड़ाधड़ में, ना कला प्रवीण में, ना त्रिभुवन में। सिर्फ पाप पुण्य में डैश का साइन है, मतलब यहाँ पे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह है। तो साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक है श्रुति ईमानदार है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे प्रतिभाशाली भी है। पहला वाक्य आपका हो गया ईमानदार है और दूसरा वाक्य आपका हो गया प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं। जब कहीं पे दो वाक्य हों, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? वो संयुक्त वाक्य होता है। मान लो एक वाक्य है, बेसिकली आप यहाँ पे समझ लो, अगर एक वाक्य है तो वो साधारण वाक्य होगा, जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, ये सभी क्या है? साधारण वाक्य हैं। जहाँ पे दो वाक्य हैं वो कौन सा होगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। और जहाँ दो से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा, तो वहाँ पे आपका मिश्र वाक्य होता है। वहाँ पे आपका कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। तो अगर एक वाक्य है, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह दौड़ता है, वह पीता है, एक साधारण वाक्य हो गया। दो वाक्य हैं, वह जाता है और क्रिकेट खेलता है, वह जाता है और क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर दो वाक्य हो गए तो ये संयुक्त हो गया। और दो से ज़्यादा हो गए, जैसे कि वह स्कूल जाता है और शिक्षक से घर के लिए होमवर्क लेकर आता है, मतलब जिसमें दो से ज़्यादा वाक्य हो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम होते हैं वो होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द, ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम बोला जाता है, और जो तद्भव होते हैं वो होते हैं हमारे हिंदी भाषा के शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। किस शब्द का चयन करना है? तत्सम का करना है। तो गुलाब तो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, गुलाब है ना, संस्कृत में थोड़ी बोला जाता है। दूसरा है गेंदा, ये भी हिंदी का है। तीसरा है फूल, ये भी हिंदी का है। लेकिन जो चौथा हमारा शब्द है पुष्प, पुष्प हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। फूल हिंदी भाषा का शब्द है, जैसे अपन बोलते हैं फूल, तो ये तो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। लेकिन जो पुष्प है वो हमारा किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? हमारा पुष्प हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या है? पुष्प है। चलिए आगे देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। चौपाई के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या होती है। जो चौपाई होती है उसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो जो चौपाई होती है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जो चौपाई होती है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति में कौन सा भाव था? जो मीराबाई जी की भक्ति थी उसमें कौन सा भाव था? ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 1 मिनट। ओके, तो सखा भाव। मीरा भाई जो कृष्ण भगवान है उसको सखा तो मानती नहीं थी, गुरु भी नहीं मानती थी, दास भी नहीं मानती थी, वो उनको दाम्पत्य मानती थी, मतलब वो श्री कृष्ण को एज अ हस्बैंड मानती थी। तो इसलिए उनकी जो भक्ति में भाव था वो कौन सा भाव था? दाम्पत्य भाव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नव नभ के नव बेहग बिंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पे आप एक बात पर गौर करो। देखो यहाँ पे भी ना शब्द है, यहाँ पे भी ना शब्द है, यहाँ पे भी ना शब्द है, और यहाँ पे 3 जगह ना शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे एक शब्द या एक वर्ण, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया, तो देखो यहाँ पे ना ना ना, एक वर्ण को 3 बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो जहाँ पे एक या एक से अधिक बार किसी वर्ण को रिपीट किया जाए, किसी वर्ण को बार बार लाया जाए, तो वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और अगर हम शब्द की बात करें, जहाँ पे किसी शब्द को बार बार लाया जाए, तो वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमारा किसी वर्ण यानी होता है एक अक्षर को यहाँ पे बार बार लाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का एक एग्जाम्पल और होता है, चारूचंद की चंचल किरणें। चारूचंद की चंचल किरणें, देखो यहाँ पे जो चा शब्द है इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। देखो चारू में भी चा हो गया, चंद में भी चा हो गया, चंचल में भी चा हो गया। तो जहाँ पे एक वर्ण को बार बार रिपीट किया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, किए गए उपकार को मानने वाला शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द है।
जो किए गए उपकार को मानता है। मान लो आपने किसी पर कोई एहसान किया तो उसको जो मानने वाला होता है, ठीक है। अकृतज्ञ तो नहीं होगा, अकृतज्ञ का मतलब होता है ना मानने वाला। कृतघ्न का मतलब भी होता है ना मानने वाला। उपकारी का मतलब होता है जो दूसरों पर उपकार करता है, ठीक है। तो किए गए उपकार को जो मानने वाला है उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है हमारा कृतज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको बोलते हैं हम क्या? कृतघ्न। तो इन दोनों वर्ड को याद करना, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। मैं एक बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। बार बार आप अगर आप एक चीज़ को सुनोगे तो आपको वो उसके चांसेस होते हैं कि वो आपको याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हिंदी के हमारे 15 क्वेश्चन है वो 2013 के पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन। 1 मिनट, ये तो ज़्यादा जूम हो गया। ओके, सो इंग्लिश में पहला हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कॉम्प्रहेंशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोलकाता इज देन मैनी अदर सिटी। कोलकाता देन मैनी अदर सिटी। तो इसमें 4 वर्ड में से कोई हमें एक बनना है। पहला है बिग, दूसरा है बिगर, तीसरा है बिगेस्ट और चौथा है मोर बिगर, ठीक है। तो इसमें हमें डिग्री बननी है। तो बेसिकली यहाँ पे बिग की तीनों डिग्री हैं वो दी गई हैं। बिग की जो तीनों डिग्री होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, बिग, बिगर और बिगेस्ट। जो बिग होती है आपकी वो पॉजिटिव होती है, जो बिगर होती है वो कॉम्परेटिव होती है, और जो बिगेस्ट होती है वो आपकी सुपरलेटिव होती है। अब देखो जो कोलकाता है वो बड़ी है, कुछ मैनी अदर सिटी मतलब कुछ अदर सिटी से क्या है वो बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी तो है नहीं। अगर सबसे बड़ी की बात होती तो कौन सी डिग्री आती हमारी? बिगेस्ट आती, ठीक है। कुछ सिटियों से बड़ी है इसलिए हमारी कौन सी डिग्री आएगी? बिगर आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता इज बिगर देन मैनी सिटी। इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी वाला ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता है वो कुछ सिटियों से क्या है? बड़ी है। अगर सबसे बड़ी होती, कोलकाता सबसे बड़ी सिटी होती तो वहाँ पे बिगेस्ट आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोलकाता कुछ सिटियों से बड़ी है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बिगर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वाट हैज मीरा फाउंड, पहला सेंटेंस ये दिया गया है। दूसरा है वाट डिड मीरा फाइंड। थर्ड है वाट डिड मीरा फाउंड, और चौथा है वाट विल मीरा फाइंड, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जो डिड के साथ है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जो डिड होता है इसके साथ जो वर्ब की आती है वो कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे फाउंड का उपयोग किया गया है। देखो यहाँ पे वाट डिड मीरा फाउंड, फाउंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड भी है और थर्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती है, यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि कभी भी डिड के साथ जो सेकंड फॉर्म है उसका यूज नहीं किया जाता है। तो इस वजह से जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सेंटेंस गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें राइट जो गलत सेंटेंस है उसको बेसिकली बताना था। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई क्लास टीचर प्रेफर कॉफ़ी टी। यहाँ पे बीच में हमें कुछ भरना है। यहाँ पे तो टू, इन, विथ और ऑन। तो जब किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे टू का प्रयोग होता है। जैसे कि माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, यहाँ पे कौन सा आएगा? टू आएगा, है ना। देखो टू क्यों आएगा? क्योंकि उनकी क्लास टीचर वो प्रेफर कर रही हैं, वो पसंद करती हैं कॉफ़ी से अच्छी किसे? चाय को। इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा? तो इसलिए यहाँ पे टू का यूज होगा। अगला जो है हमारा, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से जो ऑड है, ऑड का मतलब होता है अलग, इनमें से जो अलग है वो उसको हमें छांटना है। जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, इंडिया और पंजाब। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? एक राज्य है, ठीक है। बिहार भी क्या है? राज्य है। पंजाब भी क्या है? राज्य है। लेकिन जो इंडिया है वो इंडिया क्या है? एक देश है, भारत का नाम है ना। तो इंडिया देश हो गया, ये सभी राज्य हैं। तो इसमें से जो अलग होगा वो क्या होगा? हमारा इंडिया होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं।
इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेंगे। ओके, अब हमारा 20 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल। तो हमें इसमें प्लूरल को फाइंड करना है। यहाँ पे कॉल्फ लिखा हुआ है CALF, इसका हमें प्लूरल जो होता है उसको बताना है। तो आपने जब सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे तब एक रूल होता है कि जब कहीं पे एफ आता है तो उसको हटा के किसका यूज किया जाता है, VES का। ठीक है, ये रूल होता है। किसी वर्ड के लास्ट में अगर एफ हो और उससे पहले एक वो हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, तो वहाँ पे एफ को हटा के VES का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। तो हमारा इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, कॉल्फ्स बन जाएगा। यानी कि इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रूल याद रखिए, कहीं पे किसी शब्द के सबसे लास्ट वाला जो वर्ड हो, जो लेटर हो, वो एफ हो और उससे पहले कोई व्यंजन हो, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पे एल कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ को हटा के VES जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली एफ को हटा दिया और VES जोड़ दिया है। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। तो कोई वाटर बॉडी बनाई गई है किसके द्वारा, मैन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। आर्टिफिशियल मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया। तो देखो जो समुद्र है वो तो भगवान ने बनाया है, जो नदी है वो भी भगवान ने बनाई है, जो ओशियन है वो भी किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। लेकिन जो घरों में स्विमिंग पूल होता है, होटल में स्विमिंग पूल होता है, वो कौन बनाता है, वो मैन बनाते हैं, आर्टिफिशियल होता है वो, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल हो जाएगा। अन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन इज स्विमिंग पूल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज। देखो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। तो हमें जारी रखना का विलोम शब्द बताना है। तो जारी रखना का विलोम शब्द क्या होगा, रुक जाना। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू यानी जारी रखना और डिसकंटिन्यू यानी रुक जाना, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो हमें कंटिन्यू का विलोम शब्द बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है द साइलेंट लेटर इन द वर्ड हॉनेस्ट इज। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ गया है, 2013 में भी पूछा गया है और इसके बाद भी काफ़ी सारे जो पेपर्स होते हैं पिछले सालों के उनमें ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ऑनेस्ट में हमें क्या बताना है, साइलेंट लेटर बताना है। साइलेंट लेटर वो लेटर होता है जिसको हम पढ़ते नहीं हैं। तो देखो जो लिखा तो हुआ है HONEST, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, इसको कभी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। इस H को हम क्या नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, ऐसे ऑनेस्ट। तो इसमें जो साइलेंट लेटर हो गया वो क्या हो गया, हमारा H हो गया। ठीक है, तो ऑनेस्ट में जो हमारा साइलेंट लेटर है वो क्या है, H है। चलिए अगला क्वेश्चन है द रेमिंग वर्ड फॉर बिग इज। तो रेमिंग वर्ड का मतलब होता है जो पढ़ने में कैसा हो, सेम हो, जैसे कि बिग। अब बिग का बैग तो नहीं होगा, रेड भी नहीं होगा, डिग हो जाएगा, बिग डिग, है ना। डिग यानी खोदना होता है, बिग यानी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से रेमिंग वर्ड में होता है, हमें बोलने में जो एक से शब्द होते हैं उनको लिखना होता है। ठीक है, रेमिंग वर्ड वो कहलाते हैं जो बोलने में कैसे हों, एक से हों। तो बिग का जो रेमिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, डिग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द अपोजिट जेंडर ऑफ द बर्ड हॉर्स इज। जो हॉर्स का अपोजिट जेंडर है, हॉर्स यानी घोड़ा होता है और इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा, घोड़ी होगा। तो जो घोड़ी होती है वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेयर। घोड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। तो अब हॉर्स का जो अपोजिट जेंडर होगा वो मेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्निंग इशू मीन्स। बर्निंग यानी होता है जलना, इशू मीन्स होता है कुछ घटना। तो जो जलने वाली घटना हो उसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है पेनफुल टॉपिक्स। पेनफुल मतलब दर्दनाक टॉपिक, है ना। बर्निंग जब जलता है तो उस समय क्या होता है, दर्द होता है। तो बर्निंग इशू का जो मतलब होता है वो होता है पेनफुल टॉपिक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ही इज नॉट अ फेमस पर्सन इन इच सेंटेंस। देखो यहाँ पे बोला गया है ही इज नॉट अ फेमस पर्सन। इस सेंटेंस में एक किस तरीके का सेंटेंस है, तो देखो यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, नॉट का। और जहाँ पर नॉट का यूज किया जाता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। ठीक है, तो जहाँ पे नॉट का यूज किया जाए वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता है, और जहाँ पे ओ
ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो अरे है ना, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उसको वो जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटरी होता है। इंट्रोगेटिव आपका प्रश्नवाचक होता है। तो यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है, इसलिए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं अपना 28। सेलेक्ट द सुटेबल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। रहीम वॉचिंग, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। रहीम वॉचिंग टीवी, इसमें क्या आएगा, हैज आएगा, हेड आएगा, वेयर आएगा और बाज आएगा। तो आपको रूल याद होना चाहिए, हैज के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हेड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज और हेड के साथ क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी वाली फॉर्म है, मतलब कि हैज और हेड नहीं आएगा। अब इनमें हमें दो में से चूज करना है, बेयर में से और बाज में से। तो जो बेयर का यूज होता है वो बहुवचन के लिए होता है। बहुवचन मतलब दो या दो से अधिक नाम और दे, यू, इन सब के लिए क्या होता है, वेयर का यूज होता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो वहाँ पे किसका यूज होता है, बाज का। अब देखो रहीम किसी एक व्यक्ति का नाम है ना, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, बाज का। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बाज होगा। रहीम बाज वॉचिंग टीवी। ठीक है, यहाँ पे एक ही करता था और वर्ब की इसमें आईएनजी वाली फॉर्म थी। आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं उसमें लगाई जाती है। हैज हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो गए हमारे। बेयर और बाज में से हमें सेलेक्ट करना था, तो बेयर दो या दो से अधिक नामों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नाम था रहीम, इसलिए हमने किसका यूज किया, बाज का यूज किया। अगला क्वेश्चन 29। चूज द सुटेबल आर्टिकल डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ मॉनिटर्स। तो यहाँ पे मॉनिटर्स है, इसमें हमें कोई एक आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज करना है। आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ द मॉनिटर्स, इसमें द आएगा। द इसलिए आएगा देखो क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द मॉनिटर्स है ना। देखो यहाँ पे आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ द मॉनिटर्स, मतलब मैं किसी एक मॉनिटर से क्या करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मॉनिटर से पहले क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, ए का यूज आपको पता है, कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज होता है, वोवेल से पहले एन का यूज होता है, और कोई अगर कोई स्पेशल चीज़ हो तो उससे पहले किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। तो इसमें 29 वाले में कौन सा आएगा, दा आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज। तो इसका हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बताना है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है फॉल का वो होता है फॉलिन। क्या होता है, फॉलिंग। फॉल यानी गिरना होता है, फॉलिंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी तक दोस्तों हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमारा हिंदी भी कवर हो गया है और इंग्लिश भी कवर हो गया है। अगला हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप्स के जो बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा असम में स्थित है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जीके की क्लास में सब पढ़ाया जाएगा। अभी आप सिर्फ इसका आंसर याद कर लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है हमारा असम। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो WHO का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और जीके तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके क्वेश्चन याद करना भी बहुत मज़ा आता है मुझे। चलिए अगला है वायुमंडल में O2 की प्रतिशत मात्रा है। वायुमंडल में देखो जो O2 गैस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, है ना। O2 का हमारा क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है। जो नाइट्रोजन को लिखते हैं हम N। ठीक है, नाइट्रोजन हमारा 78% है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है, इन तीनों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कभी ना कभी पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपका 0.03%। ठीक है, तो इसका आपको परसेंटेज याद रखना है। ऑक्सीजन का जो साइन होता है वो O2 होता है, नाइट्रोजन का जो साइन होता है वो क्या होता है, हमारा N2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2। तो इनके परसेंटेज आपको याद करके चलना है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का कारक नहीं है। तो जो जलवायु का कारक नहीं होता है वो हमारी मृदा होती है।
मृदा हमारी जलवायु की कारक नहीं होती। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेटिक फैक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो सॉइल होगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को दोनों बार इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि देखो क्या होगा, मैं 2 बार अगर क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। और बेसिकली आप लोग फिर भी यहाँ पे समझ सकते हो, पेपर आपका इसी तरीके का आता है। तो आप चाहे हिंदी में पढ़ो या चाहे इंग्लिश में पढ़ो, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उसमें पेपर चेक करने वाले को थोड़ी पता चलेगा कि आपने हिंदी को देखकर किया या इंग्लिश को देखकर किया। तो जो भी आपको सिंपल लगता है आप उस लैंग्वेज में इस पेपर को पढ़ सकते हो, ठीक है। केंचुआ द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है, तो जो केंचुआ खाद बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है। जो केंचुआ द्वारा खाद बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है। तो जो जल प्रदूषण का कारक क्या होगा, देखो जो अंतर्ज्वर होता है, जो पीलिया होता है, जो पेचिस होता है, ये सभी जल प्रदूषण के कारण ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो हमें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली। तो क्या हुआ कि 1982 को रात में एक प्लांट में से एक जो गैस है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो लीक हो गई थी, जिससे भोपाल में बहुत सारे लोग मर गए थे। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो हुई थी। तो जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था MIC। MIC मीन्स मिथाइल, आपको सन भी याद रखनी है, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी उसका क्या नाम था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। M से मिथाइल, I से आइसो और C से साइनाइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38। चलिए, तो 38 क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखो ग्रीन हाउस का मतलब होता है, ग्रीन हाउस का बेसिकली आप यहाँ पे मतलब समझ लीजिए, जो पृथ्वी से जो गैसें हैं वो आकाश में नहीं जा पाती, बीच में एक परत उसको रोक देती है। यहाँ से मान लो गैस गई तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसको पृथ्वी के बाहर जाने से रोक देती है, ठीक है। तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है हमारी, CO2 है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है 39, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सभी का प्रतिशत, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वो 0.03% होता है, यानी कि जो आपका C वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है। तो ओजोन परत में जो छिद्र होने का कारण है वो आपकी फ्रिज की गैस है। जो आपकी फ्रिज में जो गैस यूज की जाती है जिसका नाम क्या है, CFC, क्लोरो, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन। तो ओजोन परत में जो छिद्र होने का कारण है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है CFC गैस कौन सी होती है, तो आपको उसका नाम है वो याद होना चाहिए। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अगला क्वेश्चन है, वायु है एक तत्व का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ें हो, जैसे कि शक्कर। शक्कर का जो डिब्बा होता है उसमें सिर्फ शक्कर ही शक्कर होती है, यानी वो क्या हो जाएगी, तत्व हो जाएगी। मिश्रण का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला दिया जाए, ठीक है, और उसमें उनका अनुपात निश्चित ना हो, वो क्या होता है हमारा मिश्रण होता है। तो वायु क्या है, वायु मिश्रण है, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन गैस भी मिली है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी मिली है, इसमें CO2 भी मिली है, इसमें धुआं भी मिला हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा धुआं हो गया, इसमें हमारा जो फॉग है, धुंध है ना, धूल कण हो गए, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। और इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ये सभी कभी कभी धुआं ज़्यादा हो जाता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, इनका कोई निश्चित अनुपात तो है नहीं। तो जो वायु है वो एक क्या है, मिश्रण है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई चीज़ एक है तो वो तत्व कहलाती है, अगर कोई चीज़ 2 है तो वो यौगिक कहलाती है। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो क्या कहलाती है, 2 से अधिक चीज़ें हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास चीनी है तो वो तत्व है। मान लो आपके पास दूध में आपने चीनी डाल दी तो वो आपका क्या बन गया, यौगिक बन गया। अब मान लो आपने दूध में चीनी भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, अच्छा ना, तो वो आपका क्या बन गया, मिश्रण बन गया। तो जब 2 से अधिक चीज़ें हो तो वो क्या हो जाता है, हमारा मिश्रण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत देखो विद्युत भी है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी है, सूर्य भी है, चुंबक नहीं है, है ना।
तो जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो आई थिंक मेरे हिसाब से सूर्य होगा। सूर्य देखो सभी जो सन है वो सभी लोगों को लाइट देता है, ठीक है, सभी को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो जो प्रमुख स्रोत होगा वो क्या होगा, हमारा सूर्य होगा। सबसे बड़ा जो स्रोत होगा वो क्या होगा, सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन है 43, समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है। तो पहला ऑप्शन है भूमंडलीय तापन के कारण, दूसरा अधिक वर्षा के कारण, तीसरा है नदियों के जल के मिलने के कारण, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका रियल रीजन है, समुद्री जल क्यों में वृद्धि क्यों हो रही है, समुद्र का पानी क्यों बढ़ रहा है। तो देखो पृथ्वी पे ज़्यादातर जो पानी है वो ग्लेशियर बना हुआ है। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ में बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से ही समुद्र के जल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, भूमंडलीय तापन के कारण होगा। यानी कि 43 का आंसर है आपका ए वाला। 44 क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 5 जून को आपका प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। यानी इसका बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के वनों की बहुलता है। भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जो देखो भारत में जो वन है वो किस तरीके के वन है, मानसून वन है। पानी बरस गया तो वन अच्छे हो गए, और अगर पानी की कमी रही तो वन कैसे हैं, वो सूख जाएंगे। वनों के जो पेड़ हैं वो सूख जाएंगे। सदाबहार वन वो होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। डेल्टाई वन जो होते हैं जो नदियों के किनारे डेल्टा से बनते हैं। मरुस्थली वन जो होते हैं वो होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो इस तरीके के वन भारत में नहीं होते हैं। भारत में जो वनों की बहुलता है वो कौन से वन है, मानसूनी वन है। अगर यहाँ पर पानी बरस गया तो वन अच्छे हो गए, और अगर पानी नहीं बरसा तो वन सूख जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 46। तो अब यहाँ से हमारी सामान्य ज्ञान है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हमने पर्यावरण के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, जो सामान्य ज्ञान के हमारे क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो 46 क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी का सेंटर है उसको क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपके स्कूलों में भी टीचर्स डे है वो मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनकी जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है, जो टीचर्स डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सभी लोगों को भी पता होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोर है। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो स्वर्ण मंदिर है वो कपिल शर्मा, जो टीवी में शो आता है ना कपिल शर्मा, वो वहाँ का वो जिस शहर का है पंजाब के, उसी शहर में क्या है हमारा स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, और ये हमारा कहाँ पर है, अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु है। तो भारत में वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है हमारी, 18 वर्ष है। 18 साल के आप जब हो जाते हो तभी आपको क्या मिलता है, वोट डालने के लिए मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 51। तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन है बराक ओबामा किस देश से संबंधित हैं। तो जो बराक ओबामा थे वो हमारी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे। तो बराक ओबामा किस देश से संबंधित हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए। 52 क्वेश्चन है हमारा भीमसेन जोशी का संबंध है। तो भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो गायन से है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जो संबंधित है वो हमारा कंप्यूटर से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सभी किसके संबंधित हैं, कंप्यूटर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, सभी का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखो अभी जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ऑफिशियल, अभी तो पहले चीन को ही माना जाता है, ठीक है। अभी करंट में तो चीन को ही माना जाता है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो हमारा भारत आता है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि भारत है वो चीन को पीछे छोड़ चुका है जनसंख्या में,
लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो इस वजह से हम जो पहले नंबर पे चीन को मानेंगे और दूसरे नंबर पे भारत को मानेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन हमारा, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो जो धान का कटोरा है वो हमारा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान होती है, ठीक है। तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एक सही बॉल पर अधिकतम कितने रन बन सकते हैं? तो क्रिकेट में एक सही बॉल डालने पर अधिकतम कितने रन बन सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर है वो छक्का ही मार सकता है ना, या तो चौका मारेगा या फिर छक्का मारेगा। तो इस पर जो सबसे अधिक रन मिल सकते हैं वो कितने हैं? 6 रन मिल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आगरा में ताजमहल है हमारा, वो यमुना नदी के किनारे है। किसके यहाँ किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी 14 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। 60 क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है? तो जो भूकंप की तीव्रता है उसको हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं, ठीक है। किस पे मापते हैं? रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। और जो ध्वनि होती है उसको हम किस पे मापते हैं? डेसिबल पे मापते हैं। जो हमारी नस होती हैं, पल्स होती हैं, उसको पल्स रेट होता है वो हमारा एम्पियर में हम किसको नापते हैं? तो विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। लेकिन जो भूकंप की तीव्रता होती है वो किस पे मापते हैं? उसको रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिक्टर। अब आगे देख लेते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साइंस में हमारा 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? जीवाणु द्वारा ऐसा कौन सा रोग है जो नहीं होता है? तो जो पोलियो है, पोलियो होता है वो हमारा जीवाणु द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड हो सकता है, हैजा हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, ये सभी फैलने वाली बीमारी हैं। लेकिन जो पोलियो है वो कभी भी फैलने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। जीवाणु हमारा वायरस होता है, तो जो पोलियो है वो वायरस से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यानी कि 61 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु? कुचालक का मतलब होता है जिसमें से विद्युत पास ना हो, जिसमें से विद्युत गुजरे ना। तो लेड, फास्फोरस, सल्फर और ग्रेफाइट। तो इसमें से हमें कुचालक धातु बतानी थी। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है 63, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है, देखो ना शुद्ध जल होता है ना तो वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 से कम अगर किसी वस्तु का पीएच मान है तो वो कैसी होगी? वो अम्लीय होगी। अम्लीय मतलब खट्टी होगी, ठीक है। और 7 से ज़्यादा है तो वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्षारीय मतलब कसैली होगी। जैसे कि आपका जो साबुन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। जो आपका नींबू होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी कि अम्लीय होता है। तो अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और अगर फिक्स 7 है तो वो कैसी होती है? उदासीन होती है। उदासीन मतलब ना अम्लीय और ना ही क्षारीय। तो शुद्ध जल कैसा होता है? हमेशा उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? सोलर का जो कुकर होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो इस तरीके का एक दर्पण है वो लगा दिया जाएगा, नीचे आपके बर्तन रख दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? जो सूर्य की रोशनी आएंगी वो अंदर तो चली जाएंगी लेकिन वो वापस नहीं आ पाएंगी, और वो जब वो बाहर नहीं निकल पाएंगी तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें जो सोलर कुकर है उसमें खाने को पकाया जाता है। तो सोलर कुकर में जिस दर्पण का यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? हमारा अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 65, निम्नलिखित में कौन सी धातु एक आदर्श धातु नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, सोना, चांदी और प्लेटिनम। देखो जो सोना है वो एक आदर्श धातु है, ना तो ये जल्दी रिएक्शन करती है ना, और ना ही ये जल्दी वायुमंडल की किसी गैस से क्रिया करती है। इसी तरीके से जो चांदी है, जो प्लेटिनम है, इसलिए आपने देखा होगा घरों में इन्हीं तीनों धातुओं के जो गहने हैं वो बनाए जाते हैं, सोने के, चांदी के और प्लेटिनम के। लेकिन जो सोडियम है, सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आप जैसे ही इसको मिट्टी के तेल से बाहर निकालोगे तुरंत आग पकड़ लेगा। तो जो आदर्श धातु नहीं है वो क्या है? सोडियम है। और सोडियम बिल्कुल मुलायम होती है, इसको आप चाकू से भी काट सकते हो, ठीक है, बहुत मुलायम होती है। तो जो आदर्श धातु नहीं है वो हमारी क्या है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? जो मलेरिया रोग है वो कौन से वायरस के कारण होता है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा एनोफिलीज।
जो एनीफिलीज होता है इसके द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया फैलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 67, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो जो दूध की शुद्धता है उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है? हमारी लैक्टोमीटर है। ठीक है, तो दूध की शुद्धता मापने की जो इकाई है वो हमारी क्या है? लैक्टोमीटर है। 68 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु वह धातु होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलकर बनाई जाती है। तो जो एल्यूमिनियम होता है ये हमारा सिंगल होता है, लोहा होता है ये भी हमारा सिंगल होता है। लेकिन जो पीतल होता है वो तांबा, ठीक है, और जस्ता, इन दोनों धातुओं को मिला के बनाया जाता है। किसको? पीतल को। तो पीतल हमारी क्या हो जाएगी? मिश्र धातु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 69, मेघ मरीचिका की घटना किस कारण होती है? मरीचिका की घटना मतलब रेगिस्तान में जब जो हिरण होता है वो भटक जाता है तो उसको आगे पानी सा दिखाई देने लगता है। वो किस कारण दिखाई देने लगता है? तो जो उसका आंसर है वो है प्रकाश का विवर्तन के कारण। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही जो मरीचिका की घटना है वो होती है। अगला क्वेश्चन है सूखी बर्फ कहा जाता है। तो जो शुष्क बर्फ है वो कहा जाता है हमारे किसे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठोस नहीं है? देखो, जो सोना है वो ठोस होती है, जो चांदी है वो भी ठोस होती है, जो प्लेटिनम है वो भी ठोस होती है। लेकिन जो पारा वो कैसा होता है? पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, आपने घरों में थर्मामीटर देखा होगा, उसमें जो लिक्विड भरा होता है वो कौन सा होता है? पारा होता है, यानी कि मरकरी होता है। तो जो ठोस धातु नहीं है वो हमारी क्या है? पारा है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। जो घरों में चूना पूता जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है वो होता है हमारा CaOH2। ठीक है, Ca यानी होता है आपका कैल्शियम, और जो OH होता है वो क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो CaOH2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 73। ओके, थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक कोशिकाएं जीव का उदाहरण है। तो जो अमीबा होता है, अमीबा में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। ठीक है, मनुष्य में तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, हाथी में भी बहुत सारी होती हैं, बरगद के पेड़ में भी होती हैं, लेकिन अमीबा में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिका जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 74, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो O2 होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा H2O है ना, CO2। इस शब्द में जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध में उपस्थित पोषक तत्व है। देखो, दूध में उपस्थित जो पोषक तत्व होता है वो क्या होता है? देखो, दूध में शर्करा भी होती है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है, यानी कि फैट भी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। दूध में प्रोटीन भी होता है, वसा, फैट सब कुछ होता है। तो इसका आंसर हमारे आई थिंक कि 76 का जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट हमारे 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आई होप कि आप सभी लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो देखो, जब आप अम्ल यानी कि खट्टी चीज़ों को नीले पे डालते हो, नीले लिटमस पर डालते हो, ठीक है, तो उसको कैसा कर देगा? लाल कर देगा। और जब क्षारियों को डालोगे तो वो लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, नीला। याद रखना, अम्ल को जब नीले लिटमस पर डाला जाता है तो वह लाल कर देता है उसे, और जब क्षार को लाल लिटमस पर डाला जाता है तो वह उसको नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसमें से जो आंसर होगा, देखो, पहला आपका खट्टे फलों का रस। जहाँ पे भी खट्टे की बात की जाती है मतलब वहाँ पे किसकी बात की जा रही है? अम्ल की बात की जा रही है। दूसरा है आपका साबुन। साबुन तो क्षारीय होता है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। शक्कर का घोल उदासीन होता है। नमक का घोल, ये भी क्या होता है? उदासीन होता है। तो जो नीले लिटमस को लाल करेगा वो क्या होगा? खट्टे फलों का रस होगा। अगला क्वेश्चन है 78, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अक्षय साधन है? अक्षय साधन का मतलब होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो देखो, पेट्रोलियम है। पेट्रोल ऐसा होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा यूज करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा।
प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, प्राकृतिक गैस कैसे बोला जाता है, सीएनजी को बोला जाता है। प्राकृतिक गैस को भी आप यूज करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगी, कोयला को भी आप यूज कर लोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हवा है, हवा को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हवा हमेशा चलती रहती है, एक जगह से चलेगी और दूसरे जगह तक जाती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, है ना। वायु कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो जो प्राकृतिक आश्रय साधन होगा वो हमारा क्या होगा, पवन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन का प्रतीक है, आयरन का मतलब होता है लोहा। क्या होता है, लोहा होता है। और लोहा को जो केमिस्ट्री में दर्शाया जाता है वो एफ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है। एफ का मतलब क्या होता है, आयरन होता है। आपको यहाँ पे इस आई को नहीं देखना है, इस आई का मतलब तो आयोडीन होता है, ठीक है। और जो सिंगल एफ है इसका मतलब फास्फोरस होता है। तो जो आयरन का प्रतीक केमिस्ट्री में है वो क्या है, एफ है। एफ से क्या होता है, आयरन होता है। तो आपको इसको याद रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आयरन आई से तो नहीं हो सकता, आई से नहीं होगा, क्योंकि आई से आयोडीन होता है, एफ से फास्फोरस होता है। तो आयरन का जो प्रतीक है वो क्या होगा, हमारा एफ ही होगा। इसके बाद दोस्तों हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैथ के क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। तो 20 आपके अब जो मैथ के क्वेश्चन है वो ही सिर्फ रह गए हैं, 81 से लेके 100 तक। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अंडर रूट के अंदर 729 प्लस अंडर रूट के अंदर 676, और अपॉन में हमें दिया गया है अंडर रूट 625 माइनस अंडर रूट 576। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो 729 ये वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, 676 भी वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 729 का वर्गमूल होता है वो होता है हमारा 27। कितना होता है हमारा, 27 होता है, ठीक है। प्लस 676 का जो हमारा वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 26 होता है। आप वर्गमूल निकाल कैसे सकते हो, तो उसके लिए आपको इस तरीके से कुछ एलसीएम करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं 729 का एलसीएम करूँगा तो पहले 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पे 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 27, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो आएगा 1। इस तरीके से कुछ हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम करके ही हम वर्गमूल है उसको फाइंड करते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी ये सब कुछ सिखाया हुआ है, और जो हमारा वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर उसमें मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं वो सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो जो आपका 729 का जो आपका वर्गमूल होगा वो 27 होगा, और जो 676 का वर्गमूल होगा वो 26 होगा। नीचे हम देख लेते हैं अपॉन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 625। 625 का जो वर्गमूल होता है 25 होता है, और 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है। जो चिन्ह है वो हमारे सेम रहेंगे। अब ऊपर हम 27 और 26 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 53, और नीचे हमारा 25 में से 24 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1। अब 53/1 हमारा लिखा हुआ है, इसमें जब हम 1 का 53 में भाग कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो इस पूरे क्वेश्चन का मान होगा वो कितना होगा, हमारा 53 होगा। 53 यानी कि इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसमें हमें 53 दिया हुआ है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है, उनकी परिधियों का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि दो वृत्त हैं। मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पहला वृत्त है, जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है, ठीक है। तो वो है 5, और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, R2, वो है 3। अब यहाँ पे अनुपात की बात की गई है तो हम यहाँ पे x ले लेंगे, है ना। जहाँ पे भी अनुपात आपको दिया जाए वहाँ पे आपको क्या करना होता है, x ले लेना है। तो यहाँ पे आपका R1 हो गया आपका 5x, और R2 हो गया आपका 3x। R1 आपका पहले वृत्त की त्रिज्या है और R2 आपका दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। अब दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:3, उनकी परिधियों का अनुपात बताओ। परिधियों का जो अनुपात है वो हमें बताना है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला वाला वृत्त है उसकी परिधि क्या है, C1 है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है ना। तो C1 जो वाला सर्कल है उसकी परिधि क्या होगी,
टू पाई R1 होगी। सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, C कहलाती है हमारी परिधि, परिधि इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई R, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा C1 यानी कि पहली परिधि है, तो यहाँ पे हमारा R भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें इसका अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। दूसरा हमारा वृत्त है C2, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई R2 हो जाएगी ना। अब देखो ये दोनों बटे में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C1 और अब बटे में C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे R1 और R2 के। अब हमें यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू दी गई है, R1 है हमारा 5x और R2 है हमारा 3x। ठीक है, x से x भी कट जाएगा, ऊपर बचा हमारा 5 और नीचे बचा हमारा 3। अब इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, C1 अनुपात C2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5:3। क्योंकि यहाँ पे C1 ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 ऊपर लिखा हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे C1 को, इस साइड हम पहले लिखेंगे 5 को। यहाँ पे C2 नीचे लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे 5 के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम अनुपात में लिखते हैं। तो बेसिकली जो दोनों परिधियों का अनुपात होगा वो त्रिज्या के अनुपात के ही बराबर होगा। त्रिज्या का अनुपात 5:3 है और यहाँ पे परिधियों का अनुपात भी कितना आ रहा है, 5:3 आ रहा है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और आप वैसे भी याद कर सकते हो कि त्रिज्याओं का अनुपात ही परिधियों का अनुपात होता है। ठीक है, जितना आपका त्रिज्या का अनुपात होगा उतना ही आपका परिधि का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 83, किसी शंकु का आयतन होता है, किसी शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली हमें सूत्र ही बताना है। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर H। तो जो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। और आपको ये सारे जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इनको याद कर लेना है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 84। तो 84 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण होता है, द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज। तो जो अर्धवृत्त होता है, सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। मान लो ये हमारा एक क्या है, एक अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, जो अंतरित कोण होता है वो कितना होता है। बेसिकली आप एक बात समझिए, देखो जो पूरा सर्कल होता है ना, यहाँ पे मैं एक अच्छा सर्कल बना देता हूँ। ओके, तो जो पूरा सर्कल होता है कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 360 डिग्री का बनाता है। और जो अर्धवृत्त होता है वो सर्कल का आधा होता है। वृत्त का कैसा होता है, आधा होता है। तो पूरा 360 डिग्री का बनाता है, तो आधा कितने का बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा। और आपको पता होगा 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, है ना। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 85 19 की पावर 0 का मान है। तो आपको एक बात याद रखनी है, मान लो कोई भी संख्या हो, मान लो ये 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 0 की घात है। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात होती है तो उसका हमेशा जो मान होता है वो 1 होता है। चाहे वो माइनस की संख्या हो, मान लो माइनस का 1 लिखा हुआ है और इसके ऊपर 0 की घात है, तो इसका भी जो मान होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 19 की घात 0 लिखा हुआ है, तो 19 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 86, यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप होगी। देखो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक वर्ग है, थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन है। अब इसका जो विकर्ण है, विकर्ण कितना है हमारा, 4√2 है, तो इसका हमें परिमाप बताना है। अब आपको पता होगा कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर इसका जो विकर्ण है वो 4√2 का है तो हमें इसका क्या बताना है, परिमाप बताना है। सबसे पहले हम इसकी भुजा फाइंड करते हैं। अब हम भुजा को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, चलो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं हम A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C। अब आप यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना कुछ इस तरीके का, ये O पॉइंट हो गया, ये आपका A पॉइंट हो गया और ये आपका B पॉइंट हो गया। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये वाली जो हमारी साइड है वो कितने की है, 4√2 की है, और इसको हम A ले लेते हैं और इसको भी हम A ले लेते हैं। A हमने बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि जो वर्ग की सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, जो A की वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है कर्ण का वर्ग
इक्वल होता है हमारे आधार के वर्ग के, ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। अब सिंपली इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हमारा कर्ण है वो है हमारा 4√2, तो 4√2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लिखेंगे तो हमारा आएगा, देखो आधार है हमारा a और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे भी लंब है हमारा a और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो a भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आएगा हमारा 60, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और जो √2 का वर्ग है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो रूट का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इस तरीके से हमारा 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिख गया 16 = a स्क्वायर। यहाँ से हम a की वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4 आएगी, है ना। a स्क्वायर हमारा 16 के बराबर है तो a हमारा किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, इसका वर्गमूल फाइंड किया है। तो हमें अब इसका परिमाप बताना था। वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर = होता है 4 × साइड। साइड क्या है, a है, तो अभी हमने 4 × a की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पे देखो a की हमने वैल्यू फाइंड की है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो a की अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो हमारी कितनी निकल के आई है, 4 निकल के आई है। बस इसमें सिंपली हम जो वैल्यू है उसको रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16। यानी जो वर्ग का पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की और उस कॉन्सेप्ट से पहले हमने इसकी जो साइड है यानी कि भुजा है उसको फाइंड किया, फिर हमने परिमाप निकाला। और इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो हमने अपने डिटेल वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हुए हैं, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आपको जो हमारी क्लासेस है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। चलो 1 मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1 मिनट। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है जिसके हम 3-3 के पेयर ना बना पाएँ। तो देखो जो 25 होता है, जो 25 होता है वो किसका घनमूल होता है, 125 होता है हमारा 5 का। 512 होता है हमारा 8 का, ठीक है। बात करें 1331 की, 1331 होता है हमारा 11 का। लेकिन जो 1250 है, 1250 हमारा किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं होता है। देखो इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको हम एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं, है ना। वो तो मुझे यहाँ पे पता था इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट कर दिया, आप चाहें तो इसका एलसीएम भी लेके कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 625। इसको काटेंगे हम 5 से तो आएगा हमारा 125, फिर 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 25, फिर 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 5 और फिर 5 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1। अब देखो यहाँ पे 5 का एक पेयर तो बन गया है ना, 5 यहाँ पे 3 बार 5 है तो एक पेयर तो बन जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे एक 5 अकेला रह गया है और यहाँ पे एक 2 अकेला रह गया है, इनका कोई भी पेयर है वो नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से जो 1250 है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या वो होती है जिसको हम क्यूब से बाहर ना निकाल पाएँ, जिसका हम घनमूल ना निकाल पाएँ। तो 1250 का हम घनमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारी क्या होगी, एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल को लिख लेते हैं हम ए से। ए मीन्स एरिया, एरिया दिया गया हमें 154 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें इसकी जो परिधि है उसको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो परिधि का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। परिधि हमारी क्या होती है, 2πr होती है। हमें देखो पाई की वैल्यू भी पता है, बस हमें आर की वैल्यू पता नहीं है ना। तो सबसे पहले हम परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू पता करेंगे, है ना। और आर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, एरिया से मिलेगी।
अब देखो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया इक्वल टू होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। चलो इस साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें एरिया यहाँ पे दिया गया है 154 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 और आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा सेम। अब सिंपली यहाँ से अगर सॉरी यहाँ से अब अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइड में आएगा इसका 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो इसको हम काट के देख लेते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 सत्ते 14, फिर आएगा हमारा 2 सत्ते 14 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। 11 से हम 77 को फिर से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। अब 7 का 7 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 49 इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको 154 बटे में 22 और गुणा में 7 इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। हमने सिंपली, आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 का 154 में आपको गुणा करना है, फिर 22 का भाग कर देना है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 49 आ गया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 49 हमारा इक्वल है किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट के 49। हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर था तो वर्गमूल कर दिया, सॉरी ये वाला जो यहाँ का स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब बेसिकली हमें यहाँ पे हमें जो सरकमफ्रेंस यानी कि जो त्रिज्या है उसको फाइंड करना था, है ना। तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है। 7 से 7 कट जाएगा, है ना। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो हमारी परिधि आएगी वो आएगी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर में था। तो जो परिधि आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 44 मीटर। सिंपली इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है, हमें एरिया दिया गया था और हमें उसकी परिधि बतानी थी। तो हमने क्या किया, एरिया से पहले हमने उसकी रेडियस निकाली यानी कि त्रिज्या को फाइंड किया, और फिर त्रिज्या हमें जैसे ही मिली हमने परिधि का जो हमारा सूत्र होता है 2πr, उसमें हमने त्रिज्या की वैल्यू रख दी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो सी वाला होगा, 44 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे पूछा गया है प्रथम 10 संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। प्रथम 10 संख्याओं का माध्य। चलो हम पहले 10 संख्याओं को जोड़ लेते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10, ठीक है। अब यहाँ पे कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल संख्याएं हमारी 10 हैं। अब हम एक काम करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, 21 और 6 21 और 7, 21 और 7 हो जाएगा 28, 28 और 8 हो जाएगा हमारा 36, 36 और 9 हो जाएगा 45 और 10 हो जाएगा हमारा 55। सबको हमने जोड़ दिया तो आ गया हमारा 55 और नीचे रहेगा हमारा 10। जब हम 55 में 10 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.5। तो प्रथम जो संख्याओं का माध्य होगा वो क्या होगा, हमारा 5.5 होगा, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्या हमारी 10 थी और हमने जब सभी संख्याओं का योग किया वो आया हमारा 55, भाग कर दिया, आंसर आ गया हमारा 5.5। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 90। किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती है। तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखो, जो आपका चालू खाता होता है, जो चालू खाता होता है उस पर बैंक कभी भी ब्याज नहीं देती है। सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलता है, सावधि जमा खाता पे मिलता है, आवर्ती जमा खाता पे, सब पर आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन जो आपका करंट अकाउंट होता है इस पर आपको कभी भी ब्याज है वो नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका चालू खाता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105, 120 तथा 75 हैं। इसके चौथे कोण का मान होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मान लो किसी चतुर्भुज के 4 कोण हैं, ए, बी, सी और डी। ए आपको दिया गया है 105, बी आपको दिया गया है 120,
सी आपको दिया गया है 75 और डी आपको पता नहीं है मतलब एक्स। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। मतलब कि अगर हम ए बी सी डी चारों कोणों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। चलिए जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 360। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, ओके। अब जो हमारा कोण ए है वो है 105 का, जो हमारा बी है वो है हमारा 120 का, जो हमारा सी है वो है हमारा 75 का, और जो हमारा डी है वो है हमारा एक्स मतलब हमें कि चौथा वाला कोण है वो हमें पता नहीं है। अब हम 105, 120 और 75 को जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा 5 5 दूनी 10, 7 2 9 1 10 और 3। इन 105 प्लस 120 और प्लस 75 को हमने जोड़ा तो आ गया हमारा 300 इक्वल टू 360। 300 प्लस एक्स और इक्वल में आ जाएगा हमारा 360। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x हमारा आ जाएगा 360 माइनस 300, तो x की हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा चौथा कोण होगा वो कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। बेसिकली यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। 3 कोण हमें पता थे तो हमने पूरे में से तीनों कोणों का जो टोटल था उसको घटा दिया है। इस तरीके से हमारा जो चौथा कोण है वो आ गया है। तो चौथा कोण हमारा कितनी डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। चलिए 92 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि x² माइनस 6x प्लस 8 के गुणनखंड होंगे। इसको हमें सिंपली तोड़ना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। गुणनखंड वैसे भी मैं आप लोगों को जो वीडियो लेक्चर है उसमें सिखाया हुआ है, मैंने पूरा आपको सिखाया हुआ है, और ये x बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से तोड़ते हैं, चलो हम कुछ इस तरीके से तोड़ लेते हैं। x² माइनस 4x माइनस 2x और प्लस का 8। देखो -4 और -2 को हम जोड़ देंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, माइनस का 6x मिल जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमें इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। तो जो हमारी पहली वाली टर्म है x² माइनस 4x, इसमें से हमें x कॉमन मिल रहा है। इसमें से हम अगर इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, -2x प्लस 8 में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा बचेगा x माइनस 4। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह x माइनस 4 है तो हम x माइनस 4 को भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 2। तो इस तरीके से x² माइनस 6x प्लस 8 के जो गुणनखंड है वो हो जाएंगे हमारे x माइनस 4 और x माइनस 2। यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है x माइनस 4 और x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 93। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में यहाँ पे कुछ लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है उसमें नीचे आता है क्या, हमारा क्रय मूल्य है ना। हानि हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे हानि लिखेंगे ऊपर, नीचे इसका अपॉन में आ जाएगा क्रय मूल्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ए वाला हो जाएगा, क्रय मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना 94। यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। इसमें हमें देखो क्वेश्चन में दिया गया है जो बेलन का डायमीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना। और जो इसका ऊंचाई है, ऊंचाई मीन्स h, वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें वक्र पृष्ठ बताना है। वक्र पृष्ठ मतलब इसका हमें एरिया बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एरिया, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, तो बेलन की जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वो होता है हमारा 2πRh। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 22/7। आर है हमारा यहाँ पे कितना, देखो डायमीटर आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो आपकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। डायमीटर में हम 2 से भाग करेंगे तो हमारी रेडियस है वो निकल आएगी, है ना। और तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू रख देंगे 5 और यहाँ पे जो हमारा एच है वो है हमारा 21। इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली विजुअल हो। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा 7 इसके बटे में है, 7 से हम 21 को काटेंगे तो हमारा आएगा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 5 15 और 15 का जब हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 30 और 30 का जब हम 22 के साथ गुणा करेंगे, है ना, तो हमारा आएगा 660 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठ होगा वो कितना होगा, हमारा 660 वर्ग सेंटीमीटर होगा।
यहाँ पे हमें देखो व्यास और जो ऊंचाई है वो दी गई थी। सिंपली हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और इसका जो आंसर है वो फाइंड कर लिया। चलो अब रेड कलर से हमने बहुत लिख लिया, अब हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। अब हम ब्लू कलर का यूज करेंगे। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, चक्की चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। जो चक्की चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग है वो कितना होता है? तो जो चक्की चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में दे दूंगा, है ना। अभी आप समझ लीजिए कि जो चक्की चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारंबारता में चिन्ह किस संख्या को प्रदर्शित करता है? तो देखो इस तरीके के चिन्ह कब बनाए जाते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 और इसको हम काट देते हैं तो हमारा हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है ना। तो ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? 5 को प्रदर्शित करता है। मान लो अगर हमें 6 बनाना होता तो हम एक और यहाँ पे लाइन खींच देते तो हमारा 6 हो जाता, एक और लाइन खींच देते तो 7 हो जाता, एक और लाइन खींच देते तो 8 हो जाता, एक और लाइन खींच देते तो 9 हो जाता और इसको हम पूरा काट देते तो हमारा कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो जो ये चिन्ह होता है, जो ये चिन्ह होता है 4 लाइन और इसको ऐसा काट दो तो ये हमारा कितना कहलाता है, 5 कहलाता है। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन में इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना 97। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो 97 क्वेश्चन में हमें बोला गया है समीकरण 5x - 7 बटे में 3x = 2, इसका हल बताओ। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन है वो दिया गया है। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, 5x - 7 बटे में 3x और यहाँ पे 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x का इसके साथ गुणा कर देंगे। देखो ऐसे 3x गुणा होता है। ठीक है, तो इसके बटे में तो कुछ है नहीं, हम 1 ले लेते हैं। 1 का हम 5x - 7 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे सेम आएगा 5x - 7 और 3x का हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 6x। सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x को हम एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा -7। 5x को इस साइड ले के आएगी तो ये हमारा हो जाएगा -का। 6x में से 5x जाएगा तो बचेगा हमारा x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है, -7 आई है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, -7 होगी। सिंपली हमने यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें आप पूछ सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 98। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा की केंद्र से दूरी होगी। चलो इसको हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, चलो मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। क्या मैं इसमें शेप को ड्रॉ कर पाऊँगा? एक मिनट, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है जिसमें मैं शेप को ले लूँ। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ये हमारा केंद्र है। ठीक है, केंद्र को मैं लिख लेता हूँ O। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा की केंद्र से दूरी होगी। मान लो ये कोई जीवा है, कितनी लंबाई है इसकी, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी हमारा 5 होगा, ये भी हमारा 5 होगा और ये जो पूरी है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। तो इसकी इस जीवा की हमें केंद्र से लंबाई बतानी है। इस जो जीवा है इसकी केंद्र से दूरी क्या होगी, दूरी मतलब हमें जो परपेंडिकुलर ये बन रहा है इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, केंद्र का नाम O है। ठीक है, ये हमारी कोई जीवा है, ये हमारी त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। हमें जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि जो परपेंडिकुलर है वो कितने सेंटीमीटर का है। अब आपको एक बात पता होगी कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये लंब हमने डाला हुआ है केंद्र से, जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये जो हमने लाइन खींची हुई है इस जीवा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ओके, चलिए यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक इसके अपोजिट साइड में बन रहा है। ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया।
ये वृत्त का केंद्र है O, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B। तो हमें इस OA की लंबाई बतानी है। हमें क्या करना है, इस OA वाला जो पॉइंट है इसकी क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। ठीक है, सिंपली इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी काट का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा काट है हमारा 5 यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आधार है हमारा 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा OA जो लंब है इसको हमें बताना है। 5 का इसको हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस OA हमारा क्या है, लंब है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25 में से 16 गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा OA। चलो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, 25 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 9 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा OA का स्क्वायर। अगर हम OA की वैल्यू निकालेंगे तो OA आएगा हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर का। यानी कि जो जीवा से केंद्र की दूरी होगी वो कितनी होगी हमारी, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जीवा से जो हमारी केंद्र की दूरी है वो कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। चलिए 99 क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन, उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 8% बट्टा देने के बाद 4448 में बेची जाती है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, यहाँ पे हम बेसिकली लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट है 8%। तो हम मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 4048 है। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि CP, ये है हमारा कितना, X है। अब हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता होगा कि डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग, डिस्काउंट इसको हम सिंपल D लिख देता हूँ। ठीक है, D फॉर डिस्काउंट इक्वल टू होता है हमारा CP माइनस SP। ठीक है, CP हमारा X और SP हमारा 4048। तो हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, X माइनस 4048। अब डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्काउंट प्रतिशत होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, ये हमारा होता है डिस्काउंट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा कितना है, 8% है ना। डिस्काउंट हमें कितने रुपए का मिला हुआ है, तो डिस्काउंट मिला हुआ हमें X माइनस 4048। कॉस्ट प्राइस हमारा X है और गुणा में हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x और यहाँ पे हमने x में 100 का गुणा किया तो हमारा हो गया 100x माइनस 4048 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। सिंपली अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x। अब 100x को हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 100x और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4048 और 00। ठीक है, अब 100x में से 8x चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 92x इक्वल टू माइनस का 4048 00। अब सिंपली यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x हमारा इक्वल टू आएगा माइनस 4048 और बटे में 00 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस का 92। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, चलो मैं इसको इरेज करके फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 92। अब 92 का जब हम इसमें भाग करेंगे, 92 का जब हम इसमें भाग कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें 92 का भाग करके दिखाता हूँ आपको। चलो सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हैं तो ऊपर आ गया हमारा 2 0 2 4 0 0 और यहाँ पे आ गया हमारा 4 और 6। फिर से इसको हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा कितना, 1 0 1 2 0 0, यहाँ पे आएगा हमारा 23। अब इसमें हम इसका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब इसमें हम इसका भाग कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, 44,000। हमारा आंसर आएगा
100 आएगा, सॉरी। तो इसका आंसर आएगा 4400। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ये आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा x अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 2। इसमें हमें x का जो मान बताना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। हमारा फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, ठीक है। a की जगह पे लिखा हुआ है x, d की जगह पे लिखा हुआ है 2 इक्वल b की जगह पे लिखा हुआ है 4 और c की जगह पे लिखा हुआ है 5। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20। x इक्वल यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20/2 यानी कि 10। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी? d वाली हो जाएगी, 10। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है 2013 के पेपर को। और अगली जो वीडियो सॉल्यूशन होगा उसमें हम 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से आपको 2013 से लेके 2023 तक के 11 साल के जो प्रीवियस पेपर हैं उनका पूरा सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो। साथ में आप लाइव क्लास में भी डाउट अपना पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच।